गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 5 चैप्टर है ना। लेसन का नाम है धातुएं और अधातुएं। बच्चों, हम लेसन 5 में धातुएं और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, और कुछ तत्व अधातु होते हैं। तो हम किन्हें धातु कहते हैं, किन्हें अधातु कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जितने तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 5.1 तत्व। आप जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ऐसे 5 तत्वों के नाम जिनका आप उपयोग करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। आपके द्वारा बनाई गई सूची में लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि में से कुछ तत्वों के नाम हो सकते हैं। क्या ये सभी तत्व गुणों में समान हैं? आइए क्रियाकलापों द्वारा कुछ तत्वों के गुणों के बारे में जानें। तो बच्चों, हमारी प्रकृति में पहले से कुछ तत्व मौजूद हैं, है ना। कुछ तत्वों की खोज की गई और कुछ तत्वों को क्या किया गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया, है ना। हमारे जो वैज्ञानिक थे वो कुछ तत्वों का निर्माण किए। तो इस प्रकार से हमारे जो तत्व हैं कितने हैं, 118 तत्व हैं, है ना। और कुछ क्या हैं, ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, जो कि अधातु होते हैं। और कुछ तत्व क्या होते हैं, धातु भी होते हैं, है ना, जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हम ऐसे अपनी कॉपी में सूची बनाएंगे, 5 तत्वों का नाम लिखेंगे जिनमें से लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन ऐसे तत्व भी होंगे, है ना। तो इन तत्वों को हम देखेंगे जब, तो क्या ये गुणों में समान होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे बच्चों। 5.1.1 तत्वों के गुण, है ना। तत्वों के हम जब गुणों को देखेंगे और क्रियाकलाप करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या जो तत्व होते हैं उनके गुण समान होते हैं, वो उनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री में हम पेंसिल लेड लेंगे, है ना। पेंसिल लेड किसे कहते हैं बच्चों, जो हम पेंसिल का यूज करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है ना। तो लेड को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। तांबे का तार लेंगे, लोहे का टुकड़ा, कोयला, गंधक। आप सभी जानते हैं गंधक किसे कहते हैं, सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, ठीक है। रेगमाल पेपर, बच्चों रेगमाल पेपर क्या होता है, तो रेगमाल पेपर वो होता है जो खुरदुरा होता है, ठीक है, जिनमें रेत जिन पेपर में क्या लगा रहता है, रेत लगा रहता है उसमें, है ना, इसलिए वो खुरदुरा रहता है, ठीक है। हथौड़ी, हथौड़ी लेंगे। इतना हम क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री में हम इन चीज़ों को लेंगे। अब देखिए, ग्रेफाइट, तांबे के तार, लोहे के टुकड़े, कोयला और गंधक को रेगमाल पेपर से रगड़ कर देखिए। अब हमें क्या करना है, जो ग्रेफाइट लिए हैं, तांबे की तार लिए हैं, लोहे के टुकड़े लिए हैं, कोयला और गंधक मतलब जो सल्फर लिए हैं, है ना, इसको हमें जो रेगमाल पेपर है जो हमारा खुरदुरा होता है ना, ये पेपर, क्योंकि इनमें क्या लगे होते हैं, रेत, ठीक है। तो इन पेपर में रेत लगने के कारण ये खुरदुरा होते हैं, और इन खुरदुरा पेपर से हमें क्या करना है, इन सभी ग्रेफाइट, तांबे के तार सभी को रगड़ना है, ठीक है, तथा इनको हथौड़ी से पीटिए। पीटने से क्या परिवर्तन हुआ। रेगमाल पेपर से रगड़ने पर तांबे के तार और लोहे के टुकड़े में चमक दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो तांबे की तार है, तांबे क्या है, धातु है ना। लोहे भी क्या है, धातु है। तो क्या होते हैं, जब तांबे की तार और लोहे के टुकड़े को जब हम रेगमाल पेपर से रगड़ते हैं तो इनमें क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। अर्थात धातुएं चमकदार होती हैं, है ना। तो इनसे हमें पता चलता है कि धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। तो ये चमकदार दिखने वाले गुण हम देख चुके, ये धातुएं में पाए जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे, हथौड़ी से पीटने पर ये फैलकर चादर बन जाते हैं। यह गुण आघातवर्धयता कहलाता है। पीटने पर ग्रेफाइट, कोयला
और गंधक का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। अब देखिए क्रियाकलाप 2 करके देखेंगे हम। आवश्यक सामग्री में तांबे का तार लेंगे, पेंसिल लेड जिसे हम ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं, मोमबत्ती और माचिस, ये सारी चीज़ें हम आवश्यक सामग्री में लेंगे क्रियाकलाप करने के लिए, है ना। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे बच्चों। जैसे देखेंगे तांबे के तार और पेंसिल लेड के एक सिरे को अलग अलग मोमबत्ती की लौ पर गर्म कीजिए। हमें तांबे के तार को भी गर्म करना है और लेड को भी गर्म करना है ना, पेंसिल के लेड को गर्म करना है। तो एक सिरे को अलग अलग, ठीक है, मोमबत्ती की लौ पर हम गर्म करेंगे। कुछ समय बाद उसके दूसरे सिरे को छूकर देखिए, क्या तांबे के तार और पेंसिल लेड का दूसरा सिरा गर्म होता है। तो देखिए बच्चों, तांबे के तार के दूसरे सिरे का गर्म होना यह प्रदर्शित करता है कि इनमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। जो तांबे की तार है उसमें क्या होता है, ऊष्मा प्रवाहित होता है, ठीक है, अर्थात तांबा ऊष्मा का सुचालक है। किंतु ग्रेफाइट ऊष्मा का सामान्य चालक है ना। सामान्य चालक मतलब ग्रेफाइट भी चालक है, पर किस प्रकार का, सामान्य, नॉर्मल है ना, ठीक है, नॉर्मल चालक है। क्रियाकलाप अब हम 3 देखेंगे। आवश्यक सामग्री में हम लोहे का तार, गंधक, विद्युत तार, बल्ब, एक शुष्क सेल, ग्रेफाइट, कांच की स्लाइड, मोमबत्ती, माचिस, ये हम आवश्यक सामग्री में इतने सारी चीज़ों को लेंगे बच्चों। और इसमें हम देखेंगे तार, बल्ब और सेल लेकर चित्र 5.1 में दिया गया परिपथ बना लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में बच्चों, धातु और अधातु की चालकता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम शुष्क सेल लिए हुए हैं, है ना, तार लिए हुए हैं, ठीक है, और क्या लिए हुए हैं, बल्ब लिए हुए हैं, ठीक है, और गंधक लिए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं गंधक, तो ये हमारा गंधक चूर्ण है। और क्या लिए हैं हम, ग्रेफाइट लिए हुए हैं। यहाँ पर हम ग्रेफाइट की छड़ ले चुके हैं, और शुष्क सेल जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में ड्राई सेल। तो देखिए तार, बल्ब और सेल लेकर चित्र 5.1 में दिया गया परिपथ बना लीजिए। परिपथ के 2 तार खुले रखिए, है ना। परिपथ के 2 तारों को हमें क्या करना है, खुला रखना है, और दोनों खुले तारों को चित्रानुसार लोहे के तार से जोड़िए। हम क्या कर दिए हैं, दोनों तारों को चित्रानुसार तार से जोड़ दिए हैं, है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए हम जब दोनों तारों को जोड़ देते हैं, अब देखिए बल्ब जलता है या नहीं। तो जब बच्चों हम दोनों तारों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बल्ब जल जाता है ना। इस प्रयोग को लोहे के तार के स्थान पर ग्रेफाइट लगाकर कीजिए। तो हम उस तार की जगह पे क्या करेंगे, लोहे के तार के स्थान पर हम ग्रेफाइट लगाकर देखेंगे, है ना। तब देखेंगे कि हम बल्ब जलता है या नहीं जलता है, ये देखेंगे। क्या बल्ब अभी भी जलता है। अब गंधक चूर्ण को कांच की स्लाइड पर रखिए, है ना, कांच की स्लाइड पर रखकर मोमबत्ती की लौ से पिघलाएं। हमें क्या करना है, जो सल्फर का चूर्ण लिए हैं, गंधक, है ना, उसे कांच के स्लाइड में रखना है और उसे मोमबत्ती की लौ से पिघलाना है, ठीक है। तो हम पिघलाएं और ठंडा करें, आपको गंधक की परत प्राप्त होगी। परिपथ के खुले तार के बीच रखकर प्रयोग को दोहराएं। क्या बल्ब जलता है। तो चित्र 5.1 लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है कि वे विद्युत के सुचालक हैं। तो बच्चों यहाँ जो लोहे के तार हैं, है ना, इनमें भी विद्युत का प्रवाह होता है, और ग्रेफाइट, है ना, जब हम इनको जोड़ते हैं तो परिपथ में जोड़ने से क्या होता है, बल्ब जलता है, और बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है कि वे विद्युत के क्या है, सुचालक हैं, है ना, जिनमें ऊष्मा विद्युत का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक। जबकि गंधक विद्युत का क्या है, कुचालक है, अतः बल्ब नहीं जलता है। जब हम यही क्रिया
ग्रेफाइट और लोहे के अलावा हम किससे करते हैं? गंधक से करते हैं। तो गंधक का यूज करते हैं तो क्या होता है? विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो क्या है? बल्ब नहीं जलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि गंधक विद्युत का क्या है? कुचालक है, अतः बल्ब नहीं जलता। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर सारणी 5.1 को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। तो यहाँ पर सारणी दी गई हुई है। सारणी 5.1 में तत्व का नाम यहाँ पर दिया गया है, लोहा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट और गंधक, है ना। जब हम रेगमाल पेपर से रगड़ते हैं तो उनकी चमक कैसी दिखाई देती है? कौन चमकता है, किसमें चमक नहीं आती है, हमें उन्हें लिखना है। आघातवर्धयता, है ना। आघातवर्धयता यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसे हम पीट सकते हैं, है ना, जब उस पर आघात करते हैं। और भंगुरता, कौन टूट जाता है और जो टूटता है हम उसे भंगुरता में लिखते हैं। ऊष्मा का चालकता, है ना, इनमें से कौन से तत्वों में ऊष्मा चालक होती है ना। और कौन ऊष्मा का कुचालक, जिनमें ऊष्मा का चालक नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? कुचालक। तो और जिनमें विद्युत का चालकता होता है, विद्युत चालन होता है, उसे हम विद्युत चालकता कहते हैं। तो इसे हमें रिक्त स्थानों में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं जब रेगमाल पेपर को हम रगड़ते हैं, रेगमाल पेपर से हम लोहा को रगड़ते हैं तो जो लोहा है वो चमक जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम तांबा को भी रगड़ते हैं तो क्या होता है? चमक उठता है। तो लोहा, तांबा चमकता है, तो ये क्या है? हमारे धातु है ना। इसी प्रकार से हम सभी गंधक, ग्रेफाइट, कोयला, इसका भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है? ये जो हमारा कोयला है ये धातु नहीं है ना, क्योंकि इसे हम जब रेगमाल पेपर से रगड़ेंगे तो ये नहीं चमकता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट भी नहीं चमकता है और हमारा गंधक भी नहीं। तो हमें पता चल जाता है कि धातुएं क्या है? ये लोहा और तांबा धातुएं हैं जो चमक उठते हैं, और ये गुण सिर्फ धातुओं में होता है चमकने का, है ना। इसी प्रकार से आघातवर्धयता हम जब करते हैं, है ना, उन हथौड़ी से जब हम मारते हैं इन सभी तत्वों में तो क्या होता है? लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या होंगे? चादर के समान फैल जाते हैं। और हमारा जो ग्रेफाइट है, गंधक है, कोयला है, ये सब क्या होता है? टूट जाता है ना। तो हम इसे किस में लिखेंगे? भंगुरता। ये सब क्या है? टूट जाते हैं, तो इन्हें हम भंगूर कहेंगे। इसी प्रकार से हम ऊष्मा चालकता, तो हम देखते हैं बच्चों, हम एक प्रैक्टिकल करके देखें। लोहा, तांबा, है ना, ग्रेफाइट, इनमें क्या होता है? ऊष्मा का चालन होता है, तो ये ऊष्मा चालकता, ऊष्मा के सुचालक कहेंगे, ठीक है। और जिनमें जैसे गंधक, हम गंधक को देखें, है ना, तो गंधक, कोयला हो गया, इनमें ऊष्मा का, विद्युत का चालकता नहीं होता, तो विद्युत चालकता नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोहा और तांबा चमकदार, आघातवर्ध्य, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं, है ना। जब हम आघात करते हैं तो लोहा और तांबा चादर के समान फैल जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? उनके गुण है, ठीक है। जबकि कोयला और गंधक भंगूर, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक हैं, है ना। कौन कौन? जो कोयला है और गंधक हैं, सल्फर, ये होते हैं, भंगूर होते हैं। और ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। लोहा और तांबा जैसे तत्वों को धातु कहते हैं। प्रकृति में अधिकांश तत्व धातु हैं। धातुओं के अन्य उदाहरण हैं सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक इत्यादि, है ना। ये जिंक, लेड, टीन, ये सब क्या है? धातु हैं, ठीक है। तो उनके गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर लेते हैं बच्चों, है ना। इसमें जैसे उनके गुण हैं, तत्व दिए गए हैं, उनके गुण हैं चमक, आघातवर्ध्यता, भंगुरता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, है ना। इनके गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर लेते हैं, ठीक है। इसके विपरीत कार्बन और गंधक जैसे तत्वों को अधातु कहते हैं। जो कार्बन है हमारा, है ना, कार्बन किस में आ जाएगा? कोयला, है ना। और गंधक ये क्या है? अधातु कहते हैं इन्हें। प्रकृति में इनकी संख्या बहुत कम है।
अधातुओं के अन्य उदाहरण हैं, जैसे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि। ग्रेफाइट भी अधातु है, किंतु उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा ग्रेफाइट है ना, ये क्या है, अधातु हैं। इन्हें हम धातु नहीं कहते, ये क्या है, अधातु हैं, किंतु इनमें विद्युत चालकता पाई जाती है। बच्चों आप लोग देख लिए कि धातु कौन है और अधातु कौन है ना। तो इनके गुणों के आधार पे हम इन्हें अलग अलग किए हैं। सोना, चांदी, इनके गुण अलग हैं, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक की। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, इनके गुण अलग हैं। तो इनके गुणों के आधार पर हम इन्हें कह सकते हैं कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक, ये सभी क्या हैं, ये सभी धातु हैं। और क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी क्या है, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी अधातु हैं। ठीक है, पर क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट है ये भी अधातु है, फिर भी इनमें विद्युत की चालकता होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता पाई जाती है ना। पर ये किसकी श्रेणी में आते हैं, अधातु की। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, है ना। अब हम देखेंगे 5.1.2 क्या सभी धातुएं और अधातुएं ठोस होती हैं। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि क्या जितने भी धातुएं होते हैं या अधातुएं होती हैं ये ठोस होती हैं या नहीं होती हैं। क्या आप किसी ऐसी धातु के बारे में जानते हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था के अतिरिक्त किसी और अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती है ना। तो बच्चों हम पारा को कहाँ देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं जो थर्मामीटर होता है ना, जिससे हम फीवर मापते हैं। तो उनमें क्या पाया जाता है, पारा किस रूप में, द्रव रूप में, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा कौन सी धातु है, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कोई भी धातु किस रूप में पाए नहीं जाते, गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते, है ना। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हम लोग अभी देखिए बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ना, हीलियम है, नाइट्रोजन, है ना, ये सभी फास्फोरस, ये सभी किस रूप में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और कुछ तत्व हैं जो जैसे पारा हो गए, है ना, ये क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी जितने हमारे गैस होते हैं वो जितने तत्व होते हैं, है ना, वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। वो कौन से तत्व, अधातुएं, है ना, जो धातु नहीं अधातु होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 अधातुएं ठोस अवस्था, ठीक है, कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सिलेनियम और आयोडीन, ये सभी अधातुएं हैं, पर किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और एक द्रव अवस्था में होते हैं, कौन, ब्रोमीन, है ना, ये क्या है, ये भी अधातु हैं, पर किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों इन गुणों के आधार पर, इनके कुछ ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम ठोस धातुएं और जो ठोस धातुएं नहीं होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं, उनके गुणों के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर लेते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, सोना व चांदी सबसे अधिक चमकदार धातुएं हैं, है ना। जो हमारा सोना और चांदी है, हम अक्सर देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, तो ये सबसे अधिक चमकदार दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, चमकदार धातुएं हैं। चांदी एक बहुत ही अच्छी परावर्तक धातु है, वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसका उपयोग दर्पणों के पीछे की पतली धातु की सतह बनाने में होता है ना बच्चों। जो हमारा चांदी है ये क्या करता है, अपने ऊपर जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, उसे 90% प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। इस कारण से क्या होता है, ये बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है। और इनका जो चांदी का उपयोग है किस में किया जाता है, दर्पणों में, है ना, जिसे हम जानते हैं दर्पण, है ना, मिरर।
के पीछे की जो पतली धातु की सतह बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। 5.1.3 क्या सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती हैं? अब हम ये देखेंगे कि जितने भी धातु हैं और अधातुएं हैं क्या ये कठोर होते हैं, है ना। तो धातुएं प्रायः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। इन्हें काटना अत्यंत कठिन होता है। कठोरता के इस गुण के कारण ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। लोहा बहुत कठोर धातु है ना। जो लोहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठोर है। इसलिए इसका उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन और मशीनें बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि पूछा जाए कि लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो आप बता सकते हैं जो लोहा है वो बहुत अधिक कठोर होने के कारण, उनके गुण कठोर होने के कारण इनका उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन और मशीनें बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती हैं, है ना। जो सोडियम है और पोटेशियम है ये क्या है, धातुएं हैं, है ना। पर ये कौन सी धातु है, नरम धातु होती हैं। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। इतने नरम धातु हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, जो अधातु होते हैं वो प्रायः कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा कार्बन का एक रूप प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। जो हीरा है बच्चों वो क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो हीरा है वो सबसे अधिक कठोर है ना। जो कि किस में आते हैं, अधातु में आते हैं, है ना। अधातुएं प्रायः क्या होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारा हीरा है कार्बन का एक रूप है जो प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। यहाँ पर हम देखेंगे 5.1.4 क्या सभी धातुएं और अधातुएं तन्य होती हैं? तो देखिए बच्चों, आपने प्रायः किन्हीं तत्वों के तार देखे हैं, है ना। किन तत्वों के तार देखे हैं? क्या आपने सल्फर के तार देखे हैं? किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना। तारों को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, तन्यता कहलाता है। हमारे घरों में प्रयुक्त बिजली के बल्बों में टंगस्टेन धातु का पहला तार तंतु होता है। हम देखे हैं बच्चों, जो बल्ब के बीच में होता है ना, धातु का जो तार बना होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, टंगस्टेन कहते हैं। धातु का बहुत पतला तार होता है ना, जिन्हें हम तंतु भी कहते हैं। ये क्या है, तंतु होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है ना। यानी कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। हम अधातुओं के तार को नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कार्बन के भी तंतु बनाए जाते हैं, है ना। पर इसमें कौन सा तकनीक अपनाना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक, है ना, जिसके उपयोग से हम कार्बन के भी तंतु प्राप्त कर सकते हैं, या जो तंतु हैं उन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जो अधातुएं होते हैं उनसे हम तन्यता प्राप्त नहीं कर सकते, और जो धातुएं होती हैं वो उनमें तन्यता होती है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो बल्ब होते हैं उनके टंगस्टन धातु का पतला तार होता है, तंतु होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे तन्यता का गुण सबसे अधिक सोने में होता है। ठीक है, जो तन्यता वाला गुण होता है सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सोना में। 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। मात्र हम कितने 10 ग्राम सोने लेंगे, उनमें से पतला यदि हम लंबे तार बनाएंगे तो कितना, 2 किलोमीटर लंबे तथा खींचे जा सकते हैं, है ना। सोना और चांदी अधिक आघातवर्धनीय होती है। इसी गुण के कारण इन्हें पीटकर इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जाती हैं। चांदी के वर्क से मिठाइयों को भी सजाया जाता है। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे जो
चांदी को आघातवर्धनीय होती हैं ये चांदी बहुत अधिक, और सोना है ना, इन्हें हम जब पीटते हैं तो क्या होता है, बहुत पतली चादर इनसे बनाई जा सकती हैं, है ना। इस कारण से जो चांदी के वर्क से हम क्या करते हैं, मिठाइयों को भी सजा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे दुकानों में जो रसगुल्ले आते हैं, है ना, उनमें देखे होंगे ये मिठाइयों की जो चांदी के वर्क होते हैं उनको चांदी के वर्कों से सजाया जाता है, आप देख चुके होंगे, है ना, मिठाइयों में। इसी तरह एल्युमिनियम की पतली चादर का उपयोग दवाइयों, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने में किया जाता है। आप सभी देखे होंगे चॉकलेट के अंदर भी क्या होते हैं, जो चॉकलेट हैं उन्हें किससे, एल्युमिनियम की पतली चादर से लपेटा हुआ होता है। उसी प्रकार जो दवाइयाँ होती हैं, जो सिगरेट होते हैं, सिगरेट में भी आप देखे होंगे वाइट कलर के होते हैं, एल्युमिनियम की पतली चादर होती है वो, है ना, उनके द्वारा उन्हें इसलिए लपेटा जाता है, इससे क्या होता है, जो हमारा सामान होता है वो सुरक्षित होता है ना। इसलिए एल्युमिनियम की पतली चादर से दवाइयों को, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे, आइए धातुओं और अधातुओं के कुछ और गुणों का अध्ययन करें। तो ध्वनिकता, है ना, ध्वनिकता सामान्यतः धातुएं ध्वनिक होती हैं, है ना। सामान्य रूप में अगर हम धातुओं को देखें तो क्या होते हैं, ध्वनिक होती हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, है ना। आपने अपनी शाला में धातु के घंटे की ध्वनि सुनी होगी, है ना। हम स्कूलों में बच्चों क्या होते हैं, घंटी बजाए जाते हैं, हम देखे होंगे जो लोहे की घंटी होती हैं, है ना, उन्हें हथौड़ी के द्वारा बजाया जाता है। तो हम ऐसे ध्वनि सुन चुके हैं। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाता है तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है बच्चों, हम यदि धातुओं पर प्रहार करें तो उनमें से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। वाद्य यंत्रों जैसे सितार, गिटार, बैंजो आदि में भी धातुओं के तार का उपयोग किया जाता है ना। जो हम वाद्य यंत्र जैसे सितार, गिटार ये सभी का यूज करते हैं, बेंजो का यूज करते हैं बच्चों, तो इनमें जो तार लगे होते हैं वो किनके तार होते हैं, धातुओं का तार होता है ना, क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए अधातुएं प्रहार किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना। यानी कि ध्वनि उत्पन्न सिर्फ कौन करते हैं, धातुएं करते हैं, अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। गलनांक हम देखेंगे, सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस तथा तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों, यदि आपको पूछा जाए कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है या निम्न होता है ना, तो आप बता सकते हैं कि सामान्यतः जो धातुओं का गलनांक होता है क्या होता है, उच्च होता है। और लोहे का गलनांक कितना है बच्चों, 1535 डिग्री, है ना, 1535 डिग्री सेल्सियस, तथा तांबे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। जो भी अधातु हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे सल्फर का गलनांक है 119 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तथा आयोडीन का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है। तो जो आयोडीन, सल्फर ये क्या है, अधातु हैं, जिनके गलनांक क्या होते हैं, जो धातु हैं उनके कंपेयर में इनके कम होते हैं गलनांक। ठीक है, किनके, अधातुओं के। तो इस प्रकार से हम धातुओं के जितने भी गुण हैं बच्चों उन्हें हमने देखे, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों भौतिक गुणों के समान क्या धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुणों में भी अंतर पाया जाता है। आइए इनकी जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, हम जो भौतिक गुण हैं, है ना, धातुओं और अधातुओं के, और इनके जो रासायनिक गुण में भी हम क्या देखेंगे, अंतर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है,
बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके उत्तर दीजिए, है ना। सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। जैसे धातुएं अधिकतर अधातुओं से होती हैं, तो कठोर होती हैं या मृदु होती हैं। आप सभी को पता है मृदु मतलब क्या होता है ना, मुलायम, और कठोर मतलब ठोस, कठोर होता है ना। इसे आप सभी को बताना है। सेकंड है अधिकांश धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं या सुचालक। ठीक है, धातुएं अधातुएं चमकदार होती हैं, है ना। तो कौन धातुएं चमकदार होती हैं या अधातुएं चमकदार होती हैं। हमारा फोर्थ है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है ना। तो तन्यता, आघात वर्ध्यता किसके द्वारा, तो इन्हें आपको बताना है। आपको होमवर्क में आपको इसी को लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है।